अभी पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है, आपको क्या लगता है कि मैं अगर आपसे पूछूं चंद पार्टी के लोगों के बारे में, तो आप उनको कहाँ सियासी तौर पे क्या रैंकिंग देंगे 1 से 10 के अदादो शुमार में? शहबाज शरीफ साहब को आप क्या समझते हैं, कितने अच्छे पॉलिटिशियन? 4। वजह ये कि देखिए, बोल्ड डिसीजन नहीं ले सकता वो, और पूछ के डिसीजन लेता है राना साहब से, बहुत सारे लोगों से। वो कोई डिसीजन अपना खुद नहीं लेता है। आज की सियासत में मियाँ साहब का कोई किरदार है? बिल्कुल पूरा किरदार नवाज शरीफ का, लेकिन उसको फिर हम जो है ना, खासकर पीपल्स पार्टी वाले, हमने उनको जरा खींच के रखा हुआ है। ये आपने बड़ी टेक्निकल गेम की, सारी वो जो वजारतें जो खामोश और पुरअमन वजारतें हैं वो आपके पास, शोर गुल वाली इनको दे दी। ये जल्दबाजी में थे, हम जल्दबाजी में नहीं है। हमें हमारा लीडर जो है वो, तीर किसकी तरफ है, आपकी तरफ या नून लीग की तरफ? उड़ता तीर तो नून नहीं लिया, जाहिर है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब हमें ऑफर हुई कि भाई आप प्राइम मिनिस्टरशिप आप लें, पहले हमें ऑफर हुई प्राइम मिनिस्टरशिप, हमें कहा कि आप लें, और फिर जरदारी साहब को ऑफर हुई कि आप प्रेसिडेंटशिप ले लें। लेकिन हमने कहा नहीं भाई, आप ही चलाएं। कि हमें पता था कि हमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल वेट करना है, आगे 5 साल हमारा है, और बड़ी प्लानिंग से हम चले, बड़े सोच समझ के चले। तो मैं पूछ रहा था आपसे कि रैंक करते हैं सियासतदानों को, आपने 4 नंबर दिए शहबाज शरीफ साहब को, इमरान खान साहब को कितने नंबर देते? इमरान खान को 1.5 क्यों? कि देखो, पॉपुलर होते हुए वो कुछ नहीं कर पा रहा है। क्योंकि अगर वो लकीर का फकीर नहीं होता, आपको पता ना, लकीर की वजह से वो बर्बाद हुआ है। उस लकीर ने उसको, ये लकीर की सियासत करता है, इमरान लकीर की सियासत करता है। अब आप लकीर को गलत ना समझे, लकीर 2-4 किस्म के लकीर होते हैं। हम लकीर के फकीर की बात करें, लकीर की तरफ लग जाना। तो ये लकीर का फकीर निकला यार। जब आपको इतनी पॉपुलरिटी मिली है, आपका इतने, यानी आपको प्राइम मिनिस्टर तक बनवाया गया, आप उन्हीं से ही लड़ रहे हो जिन्होंने आपको बनवाया, आप उन्हीं को ही गालियां निकाल रहे हो। ये गालियों की सियासत किसने शुरू की? इमरान खान ने। जैसे मैंने आपको कहा, उसको बड़ा शौक था गालियां देने का, उसने फिर ट्रेनिंग भी दी अपने लोगों को, भी गालियां दो। तो वो गालियां जो है ना, उसके गले में पड़ गई। बिलावल साहब तो जाहिर है मेरे लीडर हैं। बिलावल साहब जिस तरह अभी फॉरेन मिनिस्टर, मैं पूरा 10 आउट ऑफ 10 नहीं कहूंगा, वो अभी तक ट्रेनिंग में है एज अ फॉरेन मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। तो मैं जरूर उनको कहूंगा कि जिस तरीके से मैं खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने कम उम्री में और इतने कम अरसे में वो इतना कुछ सीखेंगे। आप उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस देके, उनकी बातें सुने, इंटरनेशनली उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस देके, तो मैं जरूर उनको 7 आउट ऑफ 10 तो दूंगा। और जरदारी साहब 10 आउट ऑफ 10। जरदारी साहब की वजह से तो पार्टी इतनी मजबूत। शेख रशीद का मैं ये अब कहूंगा कि अगर आप ये सवाल मुझसे 1 साल पूछते तो मैं उसको जरूर 7 नंबर देता। अब मैं उसको 2.5 नंबर दूंगा, क्योंकि वो इमरान खान के पीछे लग गया। अब देखो, शेख रशीद बड़ा खुश नसीब है, काश मैं शेख रशीद की जगह होता। उसका ना कोई औलाद है, ना कोई बीवी है, ना उसको लकीर का शौक है, ना वो फकीर है लकीर। मकसद ये है कि जब इंसान का स्ट्रिंग अटैच होता है, कोई लाइबिलिटी होती है, तो वो मजबूर होता है। उसके ना आगे है कोई, ना पीछे है कोई। तो उसको चाहिए था वो जेल चले जाता। आप यकीन करेगा शेख रशीद। अच्छा, अभी माजरत आपको मैं दौरान गुफ्तगू काट रहा हूँ, आपके हाथ मैंने देखो तो मुझे नजर आया कि आपकी हाथों की लकीरें भी घिसी हुई हैं। तो बार बार आप इसीलिए शायद लकीर के फकीर की बात कर रहे हैं। लकीर, ये जो लकीर है ना, ये लकीर पढ़ना आपको आता है? मुझे दूर से मुझे दिखाएं, मुझे लकीर नहीं, आप देखिए ये लकीर राइट वाला ना बहुत घिसा हुआ है आपका लकीर, घिसा हुआ है। उसकी रीजन ये है कि आप हाथ मलते रह गए और शाहजेब खानजादा आगे निकल गया। आपको एक फोटो में भेजूंगा, आप भी जियो में आ जाओगे। ये कौन सी ऐसी फोटो है जो लोगों को प्रमोट? बस आपको भेजूंगा, फिर आप देख लेना, आप दुआएं दोगे मुझे। हम वो इस पॉडकास्ट में लगा सकेंगे? नहीं, आप किसी को दिखा नहीं सकते हो। ये आप मुझसे वादा लेंगे पहले? हाँ, आप सिर्फ जियो के मालिक को दिखा सकते हो। अगर मैं आपको एक फोटो भेजूं जिससे आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, देख के अच्छी लगेगी? मुझे शौक नहीं है, मैं अपने चेयरमैन को, अपने पार्टी को नाराज नहीं करना चाहता। अच्छा, आप नहीं बनना चाहते, आप उनके नीचे ही रह के काम करना चाहते? नीचे नहीं, बात यह है कि हमें बलोचों को सिर्फ 2 चीजें चाहिए, रिस्पेक्ट एंड स्पेस, और रिस्पेक्ट मिल रहा है वही काफी हमारे लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, खवातीन की तरफ आ जाए। मरियम नवाज को कितने नंबर देंगे?
मरियम नवाज ने बहुत अच्छा जो है ना अपने वालिद की गैर हाजिरी में सियासत की है। मैं उनकी तकरीरों से, उनकी सियासत से थोड़ा बहुत ये कि उनके अंदर गुस्सा है और वो उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें की हैं जो इमरान खान करता है, उस वजह से मैं समझता हूँ कि 5 आउट ऑफ 10। 5 आउट ऑफ 10। मरियम औरंगजेब। मरियम औरंगजेब किस्मत अच्छी है उसकी, तो उसको भी मैं 5 आउट ऑफ 10। अभी आप समझते हैं ऐसी कोई और, जैसे हिना परवेज भट्ट है एक मुस्लिम लीग में, उनका कोई है आने वाला फ्यूचर उनका कुछ? जब तक अच्छा मेकअप करती रहेगी फ्यूचर अच्छा है। वैसे पॉलिटिकल माइंडेड नहीं है वो, आपको लगता है? वो बच्ची है, बच्ची तो नहीं है, उम्र मेरे से तकरीबन छोटी है जो 4 साल, लेकिन वो सियासी नहीं है ना, सियासी। हाँ, हिना रब्बानी खर की बात करें, उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। और जो 3 लोग आप समझते हैं कि टॉप के प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में, वो 3 लोग कौन है? देखिए, नंबर 1 पे तो बिलावल ही है, नंबर 2 में मरियम है, और नंबर 3 में मोनस इलाई। ये दौड़ में है। तो आपने इमरान खान निकाल दिया, आपने मियां नवाज शरीफ निकाल दिया, सोच समझ के बोला, ये माइनस है। माइनस है। आपने एक स्टेटमेंट दिया कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब के लिए कोई लड़की ढूंढ रहे हैं कि शादी हो जाए उनकी। इस उम्र में उन्हें शादी की जरूरत तो नहीं है, बच्चे भी जवान है। यार ये फिर आप यार आसिफ ये बात करें, इस उम्र में कह के आप पार्टियां भगा दोगे। उम्र का क्या क्या, आपकी या उनकी? सबकी, जितने इस हमारे उम्र के लोग हैं। मुझे एक बात बताओ, नवाज शरीफ साहब के सीने में दिल नहीं है? है, थोड़े प्लेटलेट्स कम है उनके। क्लच प्लेट्स कम है या प्लेट्स कम है, जो भी है, बात यह है सीने में दिल तो है ना, है ना यार। उसको हक नहीं है जीने का। एक आदमी रंडवा हुआ है, एक आदमी की बीवी नहीं है, अकेला जिंदगी कब तक गुजारेगा, तो उसका हक नहीं है क्या? तो शहबाज शरीफ अपने भाई को सही मशवरा दे रहे हैं। और मेरे ख्याल में कि नवाज शरीफ को अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है, और अगर प्राइम मिनिस्टर बनने का शौक है, उनको शौक है, तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए पहले आप अपने दिल में खुश हो जाए, स्ट्रांग फील करें। और आप जब शादी करते हो ना, तो आप 20 साल और छोटे हो जाते हो। अल्लाह ने क्यों कहा कि तो आपकी तो जितनी शादियां, आप तो भी पीछे 20 के ही बचेंगे, बाकी 18-20 के। देखें, मैं अपनी तो बात इसलिए नहीं कर सकता, मुझ पे बैंड लग गया, ठीक है ना। नवाज शरीफ की बात इसलिए कर रहा हूं कि नवाज शरीफ के लिए जो मैं एडवाइस दे रहा हूं, वो समझो मैं अपने लिए भी दे रहा हूं, और वो हर मर्द के लिए जो 60 क्रॉस कर चुके हैं। तो मैं भी तो 60 के तकरीबन पास ही पहुंच गया हूं। लेकिन ये है कि मैं समझता हूं कि आदमी को अकेला नहीं रहना चाहिए। अकेला आदमी या तो पागल हो जाता है या तो खुदकुशी कर लेता है, और हम नहीं चाहते कि नवाज शरीफ पागल हो जाए। वैसे भी अगर वजीर आजम बन जाए तो खतून अव्वल तो होनी चाहिए। वैसे भी होना चाहिए, लेकिन उसको अभी तक आसरा नहीं है ना वजीर आजम बनने का, इसलिए वो खातून अव्वल ढूंढ नहीं सक रहा है। गबोल साहब, आप डॉन मशहूर हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी के डॉन हैं। लोगों को तो ये शौक होता है कि लोग हम मशहूर हो जाएं कि बड़ा शरीफ इंसान है। आपकी मकबूलियत डॉन है, तो ये डॉन होना क्यों पसंद है जी आपको? मुझे पसंद नहीं है। अगर कोई समझता है मैं डॉन हूं तो उसको समझने दे। बदमाशों के साथ बदमाश, शरीफों के साथ शरीफ। क्योंकि अगर आप बदमाश के साथ बदमाश नहीं बनेंगे ना, तो वो आपको खा जाएंगे। तो हमेशा याद रखिए कि मगरमच्छ जो है ना, वो हमेशा मछली को खाता है। तो आपको खुद फैसला करना है कि आप मछली बनेंगे या मगरमच्छ बनेंगे। तो मैंने चूज किया कि मैं मगरमच्छ बनूं, तो इसलिए मैंने उनको अपने आप को खाने नहीं दिया, बल्कि मैं उनको खा चुका हूं। तो लैरी गैंग वॉर के वजह से जब लड़ाई थी, तो मैं वाहिद था जो लड़ा, बाकी सब ने उनको ज्वाइन किया जितने लोग थे। तो उस वजह से शायद वो एक परसेप्शन बन गया। फिर बाद में लोगों ने कहा, डॉन के बाद फिर गब्बर नाम रख लिया कि गब्बर इज बैक। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, लोग मुझे गब्बर समझते। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपने बहुत दफ़ा ये दावा कर दिया है कि आइंदा आने वाले वज़ीर आज़म जो हैं वो बिलावल जरदारी हैं। आप ये दावा इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं? कोई बैकडोर चल रही है, कोई डील? 1 साल पहले मैंने कह दिया था, 1 साल पहले मैंने कह दिया था कि ये तय है कि अगला वजीर आजम बिलावल होगा। क्योंकि देखें, अगर आप जितने सियासी लीडर्स हैं उनके साथ अगर आप उनका मुआवजा कराएंगे, तो इस वक्त वो सबसे सेंसिबली चल रहे हैं। इस वक्त जो सियासत है, इस वक्त जो चल रही है, इमरान खान ने तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी। इमरान खान नो डाउट एक वक्त में बड़ा पॉपुलर था, लेकिन जैसे जरदारी साहब ने कहा ना कि हमें इसको गिराने की ज़रूरत नहीं है, खुद अपने वज़न से गिरेगा। वही वो आपने देखा, ये अपने वज़न से गिरा।
तो इस वक्त 2-3 लोग प्राइम मिनिस्टर के दौड़ में हैं। अब उन 2-3 लोगों को अगर देखा जाए, जो दूसरे 2 लोगों का मैं नाम नहीं लूंगा, उनमें सबसे आगे इसलिए बिलावल है क्योंकि वो बड़ा सेंसिबली जो है ना अपने मूव कर रहा है। एज अ फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने साबित किया कि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। बीबी शहीद के आप बड़े करीब रहे और आप तो उन्हें फरिश्ता सिफ्त भी कहते हैं। बिलावल की भी अभी आप बड़ी तारीफ कर रहे हैं, कभी जरदारी साहब की तारीफ करते हुए नहीं सुना। कोई इख्तलाफात है उनसे? नहीं, जरदारी साहब से कोई इख्तलाफ नहीं। जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन के साथ वो शख्स है जिन्होंने मोहतरमा के बाद क़यादत को संभाली, मतलब क़यादत संभाली, और मोहतरमा की शहादत के बाद पार्टी को इस तरह संभाला कि आपने देखा कि पार्टी इक़्तिदार में भी आई, प्रेसिडेंट भी बने, और इस वक्त भी लाहौर में बैठकर वो जिस तरीके से पंजाब के अंदर दोबारा पार्टी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। आप आने वाले दिनों में देखोगे कि ये जितने भी जो पीटीआई के इलेक्टेबल्स हैं, हम तो यही कहेंगे इलेक्टेबल्स, जो 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 अपनी सीट के साथ जो आते हैं तो 20-25 हज़ार वोट के साथ आते हैं, वो सब पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे। आप एक चीज़ नोट करें कि पीटीआई के जो मुनर्रफ अरकानी असेंबली है वो मुस्लिम लीग नून में क्यों नहीं जा रहे हैं? मुस्लिम लीग नून में और पीपी में फ़र्क ये है कि नून वादा खिलाफी बहुत करता है, आपको धोखा बहुत देगा, आपसे वादा करेगा और आपको उसके बदले में कुछ नहीं देगा। ये तो आपने परवेज इलाही वाली बात कह दी। जरदारी साहब के अंदर ये खुसूसियत है, अगर उन्होंने कमिटमेंट कर ली तो वो फिर अपनी भी नहीं सुनते हैं। साबिक चीफ मिनिस्टर पंजाब, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा, तो अब वो पीपल्स पार्टी की तरफ लचक खा रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको एक बताऊं, पीपल्स पार्टी की तरफ कोशिश तकरीबन इस वक्त पंजाब के अंदर साबिक 30 एमएनए हैं जो पीपल्स पार्टी में आना चाहते हैं। साबिक एमएनए पंजाब के वो आना चाह रहे हैं पीपल्स पार्टी में, लेकिन हमें इशू ये है कि अब भोजदार का आपने नाम लिया, जिसके ऊपर करप्शन चार्जेस है। इसका ये तो मतलब नहीं है कि अरबों रुपए का आपने करप्शन किया और फिर आप जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले तो आप बरी इल्ज़ाम है। हमें पाकिस्तान को इस बहरान से निकालना है, पीपल्स पार्टी को निकालना है। उसके लिए हमें ज़ाहिर सीट्स चाहिए। हमारे पास सिंध माशाल्लाह 100% हमारा है, हमारे पास बलूचिस्तान में तकरीबन 70% सीट्स हमारे हैं इस वक्त जो हमने होमवर्क किया है। साउथ पंजाब हमारे पास 80% साउथ पंजाब है। सेंट्रल पंजाब में हमें मेहनत करना है। सेंट्रल पंजाब के अंदर हमने काफ़ी लोगों को जो है टास्क दिया हुआ है और वो काम कर रहे हैं, और सेंट्रल पंजाब से काफ़ी लोग पीटीआई के शमूलियत भी कर रहे हैं, इलेक्टेबल्स। और अनकरीब आप देखेंगे कि चौधरी परवेज इलाही भी वो पीपल्स पार्टी के साथ ही हाथ मिलाएंगे। अच्छा, ये आपने बड़ी खबर दी है। हाँ जी। मुझे ये बताएं, यहाँ पे तो आप उनको कह रहे हैं कि जी करप्शन के जिन पे चार्जेस हैं उनको नहीं हम अपने साथ ले सकते। हाँ। परवेज इलाही साहब पे कुछ चादरें चढ़ती हैं, या जिनके साथ आपके पॉलिटिकल अलायंस हैं, हाँ। ये नून लीग वाले, इनके ऊपर भी तो करप्शन के चार्जेस हैं, इन पे चादरें तो नहीं चढ़ती, इन पे भी तो यही इल्जाम आता है कि करप्ट है, तो यहाँ पे तो आप उनके साथ बैठे हैं। देखिए, मेरी बात सुने, अलायंस और पार्टी में लेना अलग बात है। अलायंस तो आप किसी के साथ भी कर सकते हैं। जो परवेज इलाही क्लीन आदमी है? नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूँ क्लीन है। परवेज इलाही को एक ज़माने में जो है इमरान खान कहता था सबसे बड़ा डाकू पंजाब का, उससे उसको चीफ मिनिस्टर बनाया। अगर हम उसके साथ अलायंस करते हैं, अगर चौधरी शुजात साहब के जो वो कज़न भी है, बहनोई है, पता नहीं साला है, वो उनके लिए इस वक्त बड़े परेशान है। परवेज इलाही 80 साल की उम्र में जेल में पड़ा हुआ है और उसके साथ बातचीत जेल में ही चल रहे हैं, और अनकरीब वो बाहर आने वाले हैं। तो मेरे ख्याल में वो बाहर निकलते ही जो है वो सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद बताएंगे कि पीपल्स पार्टी में आ गया हूँ। उसके बाद फिर वो जरदारी साहब से मुलाकात करेंगे। कि ये जो ज़मीर जाग रहे हैं लोगों के, कह रहे हैं जी हमारा ज़मीर जाग गया, हमने ये वाक़या देखा 9 मई का, तो हमारा ज़मीर जाग गया, अब हम पॉलिटिक्स को बाय बाय कह रहे हैं, हमने पार्टी छोड़ दी। ये कौन सा फरिश्ता पाकिस्तान में आ गया जो इतने लोगों का ज़मीर एकदम से जागना शुरू हो गया? आपने देखा है ना, आपको पता है टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे बनता है? हाँ, मैंने सारे नहीं देखा। टेस्ट ट्यूब पॉलिटिशियन थे। अच्छा। ये वो लोग थे जिनकी अपनी घरवाली उनको वोट नहीं देती है। ये वो लोग हैं, कसम खुदा की मैं आपको बताऊं, ये जो अली जैदी है ना, ये चेयरमैन यूनियन काउंसिल का इलेक्शन हारा था कराची से, यूसी का चेयरमैन का। उसको उठा के इन्होंने एमएनए बनाया, इसको उठा के फेडरल मिनिस्टर बनाया। 3.5 अरब रुपए के हीरे
और डॉलर्स उसके जो है, इस वक्त भी अगर घर पे छापा लगे तो आपको नैब वालों को ये मिलेगा। एक यानी ये मैं आपको आपको कैसे घर के अंदर का पता? इनसाइड इंफॉर्मेशन बता दो। एक शख्स के ऊपर मुझे इस चीज से बहुत एतराज है कि सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आप छोड़ रहे हैं उनको, लेकिन ये छोड़ नहीं रहे। ये भी आज मैं आपको बताऊं, जो ये लोग समझ रहे हैं कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हमने पीटीआई छोड़ दी तो हमारे जो करप्शन के चार्जेस है वो फिर माफ हो गए, ऐसी बात नहीं है। इनमें जो है सिर्फ जो सही खेल रहा है इस वक्त शाह महमूद कुरैशी खेल रहा है। और जो मुझे नजर आ रहा है पीटीआई, जिस तरह लोग कह रहे हैं 2-3 दड़ों में तकसीम हो जाएगी, पीटीआई को अब हेड जो करेगा वो शाह महमूद कुरैशी करेगा। आपने कहा कि तकरीबन 30 एमएनए जो हैं पंजाब से वो राब्ते में है। फवाद चौधरी का कोई नाम है? देखिए, फवाद से मुझे कोई एतराज भी नहीं है। मैं समझता हूं कि बाकियों से फवाद बेहतर है। फवाद ने कोई पर्सनल अटैक्स किसी पर नहीं किए हैं। फवाद ने वो काम नहीं किए जो दुश्मनों ने किए हैं। जहाँ तक करप्शन का है, मुझे कोई इल्म नहीं कि वो करप्शन में इन्वॉल्व है या नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि फवाद जैसे लोगों को लेना चाहिए, जबकि दूसरों को ले सकते हैं तो फवाद को भी लेना चाहिए। एक अरसा हो गया पाकिस्तान पीपल पार्टी को सिंध में हुकूमत करते हुए। 4 करोड़ की आबादी है और इसमें सिर्फ 35,000 पुलिस वाले। फिर शोर मचता है जी स्ट्रीट क्राइम है। तो आप भी तो इतनी दफा इक़्तिदार में नहीं, ये पुलिस एहलकार क्यों नहीं बढ़ा लेते? यार, पुलिस एहलकार बढ़ाने के लिए देखें, अभी तो मेरिट पे ही बढ़ रहे हैं। अभी 2000 अभी पिछले 4 महीने पहले नौकरियां ही मिलेंगे ना कराची वालों को। 2000 लोगों को जो है भर्ती किया गया है, 2000 लड़कों को पुलिस के अंदर। हर 6 महीने बाद 2-2 हजार भर्तियां जो है हो रही हैं। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम ये है पूरे पाकिस्तान में, या अगर आप देखें सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर सूबे में जब एनएफसी अवार्ड हुआ तो सूबे को जो है ना अपना फंड्स को जनरेट करना पड़ता है। हम पाकिस्तान के उस शहर में रहते हैं कराची, जो कि सबसे बड़ी यानी आपको फंड्स आपको देने वाले, आपको रेवेन्यू देने वाली है, और उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये आपके पास वसाइल होंगे तो आप ये सारे काम करेंगे। उसके बावजूद जितने डेवलपमेंट के काम इस वक्त हो रहे हैं वो सिंध के अपने ही वसाइल से हो रहे हैं। वफाक कोई मदद नहीं कर रही है। और हमारी कुछ जो है, अब शहबाज शरीफ साहब जो है ना, उनके पास पेन होता नहीं है कि वो लिख के अलाउड कर दे कि जी आपको इतना फंड आपको दिया। उसको पहले दिन से कहा था तुम प्राइम मिनिस्टर बनोगे, तुम 1 रुपया भी जो है वो ट्रेजरी से नहीं निकालोगे, क्योंकि ट्रेजरी में पैसे ही नहीं बचा है। तो वो पेन जो जिससे लिखा जाता है कि आप यहाँ पे फंड दें, तो उनके पास वो पेन ही नहीं है। और मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा है, क्योंकि वो कोई भी चीज़ जो है ना, कोई एक्शन अपनी तरफ से नहीं ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी में कोई ऐसा चांस है कि आप प्राइम मिनिस्टर बन सके? नहीं। या कोई भी जरदारी साहब या बिलावल के बाद कोई ऐसा है? नहीं, क्योंकि भुट्टो फैमिली को ही लोग पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं। मैं तो किसी खाते में ही नहीं हूँ आजकल। मैं ये बातें, ये जो जुबान है ना, जुबान आदमी को ले डूबता है। तो मुझे कहा गया पार्टी में कि अपनी जुबान को बंद रखो, लेकिन फिर भी आप आए जेलम से, मैंने आपके सामने जुबान खोला, वरना मुझ पे तो पाबंदी पार्टी ने लगाया कि आप और बस और बात नहीं करना आप। नहीं, वजारत तो इन्होंने वजारत उज़्मा गुजर खान में दे दी थी, आपको क्यों नहीं दे सकते? नहीं, वो देखिए ना, उस वक्त बिलावल छोटे थे। अभी बिलावल, मैंने जैसे कहा कि वो काबिल है प्राइम मिनिस्टरशिप का, तो वही बनेंगे और वही पार्टी को ऐड कर रहे हैं और उसी को लोग पसंद करते हैं और हमारे चेयरमैन हैं। और मेरी ख्वाहिश है कि देखे, जैसे आपने कहा कि मैं शहीद बेनज़ीर को एक एंजलिस्टिक कहता था कि वो बहुत इनोसेंट थी और उन्होंने हमेशा सियासत में स्ट्रेट जो सियासत होता था वही सियासत उन्होंने जो है की है। बिलावल अपनी वालदा के ऊपर गए। बिलावल के अंदर भी कोई मक्कारी नहीं है, बिलावल के अंदर कोई झूठ नहीं है। बिलावल को जो काम करना है वो जो कहेगा वो काम करेगा। जरदारी साहब को भी इंक्लूड कर लें। आपने बिलावल का पूछा है? अच्छा, जरदारी साहब तो आपको प्लेट में हुकूमत बना के देते हैं। अब वो प्लेट में हुकूमत बना के देंगे, इज अ किंग मेकर। आपको हुकूमत बना के देंगे, चलाना तो बिलावल को है ना। ये जो जमीर की आवाज होती है, आपकी भी जागी थी तो आप एमक्यूएम में चले गए? नहीं, वो जमीर नहीं था, वो मजबूरी था। अच्छा, हाँ। क्या मजबूरी थी? मजबूरी ये था कि मेरी जिंदगी एट रिस्क थी। लहरी गैंग वॉर से मैं लड़ रहा था और 2013 के इलेक्शन में जब मुझे टिकट नहीं दिया पार्टी ने, और फिर मेरे इख्तिलाफात कुछ पार्टी के लोगों के साथ हुए,
जिसके वजह से मेरे पास एक यही रास्ता था कि मैं मुल्क छोड़ के चले जाऊं। कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि देखिए अगर आप मुल्क छोड़ के चले जाओगे तो लोग कहेंगे ये भगोड़ा भाग गया, तो आप अगर यही रहोगे तो आपको पार्लियामेंट में आना बहुत ज़रूरी है। आप पार्लियामेंट में आओगे तो आपको एक सिक्योरिटी मिलेगी, सेफ्टी। तो मेरा मकसद जो मिशन था वो लियारी में जो गैंग वॉर्स थे, लियारी को जो यरकमाल बनाया हुआ था उनको, उनका खात्मा, उसके लिए मुझे बहुत ज़रूरी था कि मैं पार्लियामेंट में जाऊं, जिसकी वजह से मैं एमक्यू में 15 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए गया था और एक अपना ऑब्जेक्टिव या एक मिशन के साथ गया था। वो जैसे ही मेरा पूरा हुआ मैं निकला है। और उसके बाद दोबारा ज़मीर जागा फिर पीपल्स पार्टी? मेरा ज़मीर तो सोता ही नहीं है, मेरा ज़मीर हमेशा जागा रहता है। मेरी मजबूरी होती है, कह रहा शेर, मैं बार बार एक बार का शेर सर्कस में काम करता है, वो मैं सर्कस का शेर बन गया था। तो सर्कस का जो शेर है वो गुलाटियां भी खाता है। क्या ये आपका ज्यादा वो ज़मीर आपको मजबूर करता है ज्यादा शादियां करने पे? नहीं, मैं बदनाम जरूर हूँ ज्यादा शादियों का, लेकिन अभी आपकी बस हो गई है लगता है। अभी मैंने तौबा भी कर ली है और मैंने जो है ना बस भी कर ली है और मैंने कान भी पकड़ ली है। इसकी क्या वजह है? वो बेगम ने डांटा तो नहीं है? तो मैं सर्कस का शेर हूँ, इसलिए मुझे सर्कस भी रहने दो। 3-4 महीने पहले की कोई वो सोशल मीडिया पे चल रही थी कि आपको चंद लोगों ने पकड़ के मारा है। वो मार सकता है आपको? आप तो डॉन है। तो मुझे, आपको लगता है वो मैं था? अब आप मुझे पर्सनली देख रहे हैं और उस क्लिप को निकाले तो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में हमारा एक है अपना मेमन साहब है, कोऑर्डिनेटर है, तो उनके साथ कोई बंदा था जो कुरंगी में गया था किसी पोलिंग स्टेशन के बाद, वो उसके साथ हुआ और उसका पीछे का हिस्सा था। अब मेरा अल्लाह का शुक्र है पीछे का हिस्सा जो है ना वो बड़ा सेट है, मतलब मैं पीछे से पतला दिखता हूँ और आगे से जरा प्रॉब्लम है तो जरा मोटा दिखता हूँ। तो वो लोगों ने कहा कि ये नबील गबोल है और वो एक चला दिया, वो वायरल हो गया। अब मैंने कहा, मैंने बात सुनो, ये जो बंदा बेचारा पिटा है वो मुझे जो है उसके ऊपर बड़ा रहम भी आया कि पता नहीं कौन है जो नबील गबोल। लेकिन मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि इतना अपने ऊपर मुझे यकीन है कि अगर कभी कोई ऐसा वाकया हुआ तो मैं ज़रूर फॉलो करके उसके घर में जाऊँगा, उसके घर में घुस के उसको मारूंगा। तो एक बंदे को तो आपने एयरपोर्ट पे मारा भी था। एयरपोर्ट में इसलिए उसको मारा क्योंकि उसे गाली दी। हम बलोचों को गाली बर्दाश्त नहीं होती है। बलोचों को गाली आप दो तो वो चाहे कोई भी हो, तुरम खान भी हो, तो उसको उधर ही पकड़ के मारते हैं। ये जो आपका स्टेटमेंट है कि इमरान खान ने ये मेरी खार में रेहाम खान से शादी की थी, कोई और भी ऐसा सियासी है जिसने आपकी खार में किसी से शादी कर ली हो? नहीं, मेरा और इमरान खान का झगड़ा रेहाम खान से शुरू हुआ। अच्छा। मुझे नहीं पता था कि इमरान खान का कोई मूड था या दिल आ गया था रेहाम पे, और वो इसी तरह एक आप जैसे दोस्त के शो में हम बैठे थे, वो रेहाम मेरे साथ सेट हो गई, मतलब सेट इन सेंस के बातचीत दोस्ती हो गई। तो फिर जब बातचीत दोस्ती हुई तो वो बात आगे निकल गई। तो फिर मुझे इमरान का फ़ोन है, इमरान खान बोला यार ये तुम क्या हरकत कर रहे हो? मैंने कहा भाई क्या कर लिया मैंने? बोला यार मेरी चीज़ पे तुमने क्यों ना। लग रहा है टीनेजर्स की गुफ्तगू हो रही है ना। देखो, मेरे वाली बंदी को फोन कर दिया ऐसे। देखो मेरी बात, जो आपका कहने का मतलब ये है कि हम बूढ़े हैं, जो आप टीनेजर्स कह रहे हैं। थोड़ी सी मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता है। इमरान खान बूढ़ा है, 73, मेरे से 12 साल बड़ा है। मुझे एक बात बताओ, मर्द आपसे लेकिन 12 साल यंग लगता है। यंग लगता है क्योंकि वो फिट है ना, एक क्रिकेटर है, रोज एक्सरसाइज करता है। क्या यही वजह थी फिर रेहाम खान ने फोकियत दी इमरान खान को आपके ऊपर कि वो फिट है, मैं उससे शादी करूं? वो खैर फिट मुझसे ज्यादा इमरान खान नहीं होगा, जिस लिहाज से आप फिट समझ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की पिक्चर मेरे पास है, उससे मुझे दिखाया था। तो पिक्चर से आपको अंदाजा हो गया कि वो फिट है? हाँ, अंदरूनी, क्योंकि वो मेरे साथ असेंबली में बैठता था। पिक्चर क्या होती है मैं आपको बताऊं, मेरे साथ असेंबली में बैठता था, हम दोनों की कुर्सी साथ थी एक कौमी असेंबली में। तो हम लोग बैठते थे, गपशप करते थे, बैठ के एक दूसरे की पिक्चर देखते रहते थे। उसको जो था ना, उसको इमरान खान को कोई इंटरेस्ट नहीं था असेंबली के इजलास के अंदर या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो वो कुर्सी लेके घुमाता था यूं और गालियां निकालता था मुशर्रफ के मिनिस्टरों को। तो एक वो लेडी मिनिस्टर थी, उसको जाते हुए वो गुजर रही थी, उसको बोला डोनाल्ड डक। अब वो जब बोला तो वो बिगड़ गई कि मुझे तुम्हें क्यों डोनाल्ड डक बोला। इसी तरह वो उसकी आदत थी, वो इस तरह लोगों को गालियां देता था। इसलिए आप देखें कि उनको गाली देने वाले लोग बड़े पसंद है। तो वो फिर ज़ाहिर हम चीज़ें हैं, आइडियाज, एक दूसरे को वीडियोस दिखाते थे, एक दूसरे को पिक्चर्स दिखाते थे। तो मेरे भी वीडियोस उसके पास है और उसके वीडियोस भी मेरे पास है, लेकिन मैंने उससे वादा किया था मैं किसी को दिखाऊंगा नहीं। उन्होंने भी मैंने सिर्फ शाहजेब खानजादा को दिखाया था। अच्छा।
उन्होंने क्या कहा इस बारे में? उन्होंने जो कहना था वो कह दिया, इसलिए तो वो आज जियो में बैठा हुआ है। शाहजेब खानजादा साहब आपकी तस्वीर देख के जियो में, खान साहब खान की आपकी तस्वीर देखे, जी, मेरी नहीं, खान की तस्वीर देखे। अच्छा, खान की तस्वीर देखे। और लेकिन खान साहब जो है वो जियो पे बैन है। बस ये जो है ना, ये किस्मत जो है ना इंसान का, गर्दिश में जब आ जाता है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये बताएं कि आपने एक पॉडकास्ट में कहा था कि जो पसंद आए उठा लो। मैंने कहा था जो पसंद आए उठा लो। अब ये सामने गाड़ी जबरदस्त खड़ी है, ये रास्ते में जाती है, ये गाड़ी ये जाती है, ये जाता नहीं है ना। हम लोग बलोचों की उर्दू ग्रामर बड़ी डिफरेंट है, तो मुझे जो पसंद आती है मैं उसको उठा लेता हूँ। गाड़ी मैंने गाड़ी बोला, लोगों ने लड़की समझ लिया। अब ये लोगों की गंदी सोच है ना, गंदे लोग हैं, हम नहीं है। अब मुझे पता क्या लग रहा है आपके जवाब से, लग ये रहा है कि खवातीन ने सही चढ़ाई की है आप पे, उसके बाद ना अब आप उसको वो थोड़ा क्लैरिफाई कर रहे हैं। मैंने ख्वातीनों से माफी मांगी हाथ बांध के आज कि फिर भाई मांग ले हमारे प्रोग्राम में। मैं तो ख्वातीनों के लिए बिल्कुल माफी है, क्योंकि देखो ना, ये नहीं होते तो हम नहीं होते, और इनसे ही आज हम जिंदा हैं। ठीक है ना, थोड़ा बहुत अगर चल रहे हैं तो उन्हीं की वजह से चल रहे हैं। बड़ा सोच समझ के जुबान को इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपने जैसे कहा कि जुबान की वजह से इंसान बड़ा बाज हो जाता, हाँ, बर्बाद हो जाता, नुकसान में हो जाता बड़ा। मुझे बड़े नुकसान मिले। तो मुझे फिर लगता है कि हम बड़ी देर से आपसे मिले हैं, कि आप बड़े मोहतात होकर गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं, मैंने तो बहुत आपके जेलम से आने की वजह से इतनी आपने मेहनत की, तो मैंने काफी अपनी जुबान को जो है ना कंट्रोल से बाहर निकाला है। ठीक है। हाँ। कोई और शादी का इरादा रखते हैं? नहीं, सो अल्लाह ना करे कि कभी मैं फिर ये पागलपन चढ़े, और मैं बड़ा खुश हूँ अपनी जिंदगी में। अल्लाह ने, और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरे बच्चे हैं, तो बच्चे खुश, मैं खुश। एक केस है जो कि 11 साल से अल्तवा का शिकार है, जिसमें 264 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, बल्दिया फैक्ट्री वाला, आपको याद होगा। अब तक हल नहीं हो सका वो मसला। आप भी उस MNA का दौर था आपका। दुख ये है कि जो लोग गिरफ्तार हैं इसमें अभी भी उनको अभी भी सज़ा नहीं मिली है। अफसोस ये है कि 264 लोगों की जो बदवा है, वो आप देखें ना, वो बदवा, उनकी माओ की जो बदवा वो लगी है MQM को, अल्ताफ़ को। आज अल्ताफ़ कहाँ पर है, लेकिन कानूनी तौर पर जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। तो मैं ज़रूर ये अपील करूँगा आपकी तवसत से, आपने ये इशू उठाया, कि जो इस वक्त सिस्टम को चला रहे हैं वो ज़रा नज़रसानी भी करें, कि वो जो 264 लोग बल्दिया टाउन में, जो कराची में जिनको ज़िंदा जला दिया गया, उनको इंसाफ दिलाएं, जिस तरह इंसाफ जो है वो दूसरों को दिलाया जा रहा है यहाँ पर इस्लामाबाद। आपने कहा कि अल्ताफ़ हुसैन रॉ के एजेंट है, तो ये सोर्स क्या है? आपको कैसे लगता है कि वो रॉ के एजेंट है, या उनकी कोई फंडिंग है, उनका क्या कनेक्शन है? अल्ताफ़ हुसैन, देखिए, मैं जब पार्टी में गया तो मेरी तो अल्ताफ़ हुसैन से 1-2 दफ़ा बात हुई थी फ़ोन पर। जब मैं वहाँ 15 महीने के लिए था तो मैं जाके बैठता था राब्ता कमेटी में, तो उनके बातों से लगता था कि वो उनकी सोच एंटी पाकिस्तान है। और फिर अल्ताफ़ हुसैन की कुछ चीज़ें उनके खुद अपने लोगों ने मुझे बताई, जो मेन रीज़न बना मेरे पार्टी छोड़ने का। उन्होंने कुछ, उनकी राब्ता कमेटी के लोग खुद जो है वो बड़े परेशान थे, और वो उनको हिम्मत नहीं थी पार्टी छोड़ने की। मैंने उनको कहा, मैं नाम नहीं लूँगा चंद लोगों का, जो अब जो पाकिस्तान MQM में है, खालिद मकबूल सिद्दीकी वाली MQM में है, इनके बेशतर लोगों ने कहा कि यार ये इस तरह अल्ताफ़ हुसैन कर रहा है। मैंने कहा भाई मैं तो इस पार्टी में नहीं रह सकता हूँ, मैं निकल लो तो तुम लोग मेरे साथ पीछे निकलो। तो उन्होंने कहा नहीं यार तुम तो निकल सकते हो, ये हमें मार देगा। मैंने कहा भाई मैं आप लोगों को सिक्योरिटी देता हूँ, आपको लियारी में रखूँगा। लियारी में तो आपको पता है कि किसी के बाप की हिम्मत भी नहीं है कि लियारी के अंदर आकर जो है वो दहशतगर्दी कर सके, क्योंकि वहाँ पर जो है पहले ही हमने इन दहशतगर्दों को भगाया है। तो उस पर वो उन्होंने हिम्मत नहीं पकड़ी, वो आए नहीं, मैं अकेला पे निकल कर आ गया। आपने कहा था कि मैंने इसलिए छोड़ दी पार्टी, मुझे फ़ोन करते थे लेट नाइट। बड़ा लेम सा एक्सक्यूज है भाई, फ़ोन करके क्या कह लेते होंगे? नहीं, वो तो मैंने लाइटर मूड में भी कहा। एक ये भी रीज़न थी कि वो अपने MNAs को पूरी रात जगा के रखता था ताकि MNA जो है कुछ और काम नहीं कर सके। तो वो फिर हमें बुरा लगा, और खुद जो है वो लगा रहता था। ये पर्टिकुलर सेंटेंस से आपको ज़्यादा इख्तलाफ रहा होगा, रात को जगा के रखना ताकि आप कुछ और ना कर सकें। हाँ, अब रात को मैं क्या करता था, सोता ही था ना यार, और कुछ नहीं करता। तो वो सोने नहीं देते थे? सोने नहीं देते थे,
जब आपकी नींद पूरी नहीं होती थी तो आपका दूसरा दिन खराब होता था। तो रात वाली भी परेशान, दिन वाली भी परेशान। ये बताएं ज़हनी तवाज़ुन ठीक है? मेरा नहीं, अल्ताफ साहब का। सियासत में ज़हनी तवाज़ुन बहुत कम लोगों का ठीक है। सियासत में आपको पागलपन दिखाना पड़ता है। आप पागलपन दिखाओगे तो फिर आपको बहादुरी दिखाओगे तो आप आगे बढ़ोगे। 70% सियासतदान मेंटल है। आप किस कैटेगरी में? वो 70 में पागलपन दिखाते हैं। पागलपन दिखा रहा है।